Welcome students, we are discussing about chapter 7 conservation of plants and animals. Plants और animals का conservation किस according होगा वो हम इस chapter में पढ़ रहे हैं. तो जो आज हम topic start कर रहे हैं that is conservation of biodiversity. Biodiversity में conservation क्यों ज़रूरी है, किस according होगा वो हम इस topic में आगे देखेंगे. Conservation of biodiversity means the careful management of species of plants and animals. Conservation क्या होता है कि एक मैनेजमेंट है जो बहुत ही केयरफुल की जाती है, चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज हो या एनिमल्स की, एंड देयर प्रिजर्वेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन होता है कि जैसे उनका शिकार हो जाता है या ऐसी चीज़ें जो गायब हो जाती हैं धीरे धीरे, उससे उन्हें बचाया जा सके. द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये हम आगे भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंजर्वेशन. तो चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज हो या एनिमल्स की स्पीसीज हो, प्लांट्स स्पीसीज इज फ्लोरा एंड एनिमल्स स्पीसीज इज फोना, तो उनका जो एक प्रिजर्वेशन किया जाता है, उनका जो प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें डिस्ट्रक्शन किसी भी तरीके से उन्हें हार्म ना पहुंचे, दैट इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन देयरफॉर मीन्स द wise use of natural resources. It involves various strategies and has the following aims. अब जो कंजर्वेशन है उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है एंड बहुत सारे एम होते हैं जिसकी वजह से कंजर्वेशन ज़रूरी है. फर्स्ट एम क्या है कि टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्स. जो नेचुरल रिसोर्स है चाहे वो लिविंग हो, आइदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. दैट इज़ द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड सेकेंड इज टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, और बाद तक वो बना रहे उसके लिए उसे प्रिजर्व भी किया जा सकता है. नीड फॉर कंजर्वेशन, अब हमने जो कंजर्वेशन पढ़ा है क्यों ज़रूरी है, क्यों उसकी ज़रूरत है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सेनिक ब्यूटी ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए जो ब्यूटी है वो बहुत ज़रूरी है. वो ब्यूटी कौन है? प्लांट्स एंड एनिमल्स ही हैं, इसीलिए उनका मेंटेनेंस ज़रूरी है, उस ब्यूटी का मेंटेनेंस ज़रूरी है, कंजर्वेशन ज़रूरी है. एंड ऑल्सो फॉर कीपिंग द बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ऑर्गेनिज्म. एंड नेचर और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो बैलेंस है वो भी बना रहे. इट ऑल्सो इंक्लूड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एंड देयर हैबिटेट. इसमें और भी चीज़ें आती हैं कंजर्वेशन में. जो वाइल्ड प्लांट है उन्हें भी कंजर्व किया जाता है, और उनके हैबिटेट होता है उनका होम, जहाँ पर वो रह रहे हैं. जैसे डेजर्ट प्लांट है तो डेजर्ट प्लांट्स जितने भी होंगे, चाहे वो कैक्टस होगा या अदर प्लांट्स हैं, उनका जो होम है वो डेजर्ट है, उनका जो हैबिटेट है वो डेजर्ट है, तो उसे भी कंजर्व करना ज़रूरी है. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. तो लिविंग बींग्स के लिए उनका हैबिटेट भी कंजर्व होना ज़रूरी हो जाता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की नहीं बनती है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ईच इंडिविजुअल, यू, मी एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस अर्थ. ऑन दिस अर्थ वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ डिफरेंट नेशंस हैव कम फॉरवर्ड टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज जितनी भी हैं, प्राइवेट हो चाहे नेशन कोई भी हो, सभी को आगे आना चाहिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. फॉर दिस दे हैव वेरियस पॉलिसीज एंड लॉ एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम. हमें इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं, बहुत सारे लॉ हैं, एंड हमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखने चाहिए, ऑर्गेनाइज करने चाहिए, और होते भी हैं. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट स्पेसीज दे हैव बीन पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बाय द रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक में एक पूरा डिटेल है स्पीसीज का. तो क्या है रेड डाटा बुक, पहले हम ये पढ़ लेते हैं. द IUCN फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. अब नेचर में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सभी का इंटरनेशनली यूनियन बनाया गया है कंजर्वेशन के लिए. इस यूनियन ने ही कीप्स अ ट्रैक ऑफ द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पेसीज अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो इन्हीं के पास होता है. दे मेंटेन ए रेड लिस्ट. एक रेड लिस्ट होती है उनके पास जो ये मेंटेन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, विच एवेल्युएट द एक्सटिंक्शन लिस्ट ऑफ 1000 ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज. जिसमें बहुत सारे स्पीसीज जो अब है
या जो गायब हो चुके हैं उनका सभी का डिटेल है। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द कंट्री, और ये ईच कंट्री का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखे। इंडेंजर्ड मीन जो डेंजर में है या जो डेंजर में नहीं भी है, सभी का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। दिस रिकॉर्ड इज मेंटेन इन देयर रेड डाटा बुक। तो ये रिकॉर्ड जो होता है जिस बुक में, उसको रेड डाटा बुक नेम दिया गया है। द बुक हैज डिफरेंट सेक्शन फॉर प्लांट, एनिमल, एम्फीबियन एंड अदर स्पेसीज। प्लांट एंड एनिमल्स ही नहीं, बहुत सारे अदर स्पेसीज हैं जिनका सबका अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। द फर्स्ट रेड डाटा बुक वॉज कंपाइल्ड इन 1991। 1991 में सबसे पहले रेड डाटा बुक स्टार्ट हुई थी। रेड लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज। रेड उसका कलर इसलिए रखा गया है, ऐसे स्पीसीज जो डेंजर में हैं कंट्री में। द रेड लिस्ट ऑफ इंडिया हैज द नेम्स ऑफ डक, चिंकारा, पाइथन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एल्बिनो स्नो लियोपार्ड एंड घरियल, जिसे क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, वन हॉर्न्ड प्लीजेंट, पीफोल, भारत स्वैम्प डियर एंड लैथरी टर्टल। ये ऐसे हैं जो हैं, लेकिन ये बहुत खतरे में है। अगर इन्हें कंजर्व नहीं किया गया तो ये इनकी जो स्पीसीज हैं ये अबाउट टू फिनिश है। तो इनका जो रेड डाटा लिस्ट में जो अपने इंडिया में जो नेम है वो ये दिए गए हैं। तो रेड डाटा बुक आपको याद रखना, एक रेड कलर की बुक है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में डिटेल दिया गया है, जो एवरी कंट्री वाइज मेंटेन करना होता है। और IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन है इसी के लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स ही नहीं, एम्फीबियन समेत बहुत सारी स्पीसीज इसके अंडर आती है। अब उन्हीं स्पीसीज के बारे में, उनके टाइप्स क्या हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। स्पीसीज एंड देयर टाइप्स। स्पीसीज आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। स्पीसीज क्या बोलते हैं कि एक सिमिलर चीजें हों, जैसे प्लांट्स हैं वो सिमिलर होंगे तो उन्हें एक अलग स्पीसीज में रख दिया जाएगा। एनिमल्स अगर सिमिलैरिटीज हैं तो उन्हें अलग ग्रुप में रखा जाएगा। दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर एंड हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्लियरली डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ग्रुप्स। उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, वो कुछ कॉमन होती हैं, जिस वजह से उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाता है अदर ग्रुप्स में। Species are divided as endangered species, vulnerable species and rare species। तीनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंडेंजर्ड से स्टार्ट करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज हैं जो अबाउट टू फिनिश है। दे आर स्पीसीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन गायब होने की जस्ट लाइन पर है। दे आर डिक्रीजिंग इन नंबर में डिक्रीज होते ही जा रहे हैं। रीजन ड्यू टू किलिंग, या तो उन्हें मार दिया जाता है, या रिडक्शन ऑफ हैबिटेट, उन्हें अपने पर्टिकुलर जो उनके लिए सूटेबल है वो रहने की जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से भी। सम एग्जाम्पल है एंडेंजर्ड स्पीसीज के, एशियन लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स, लियोपार्ड एंड बाइसन। ये कुछ ऐसे हैं जो स्पीसीज जो हमारे में है इंडिया में, बट अबाउट टू फिनिश है। Lions were common in most of the region, but now only a few are found in Gir forest in Gujarat। गुजरात में गिर फॉरेस्ट में है कुछ, लेकिन नॉर्मली जो है लॉयंस हैं जो गायब हो चुके हैं। टाइगर्स वर मोर देन 40,000 इन नंबर इन अर्ली 1930s। 1930s में 40,000 जो टाइगर्स थे वो थे, बट हैव बीन रिड्यूस टू बिलो 2000 नाउ। 40,000 के 2000 हो चुके हैं। तो जब 1930 से अब तक, अभी तो 2030 भी नहीं आया है, जब तक 40,000 से 2000 रह गए, दैट मीन आगे जो आगे टाइम जाएगा तो 2000 भी गायब हो सकते हैं अगर इन्हें कंजर्व नहीं किया गया तो। इसी वजह से इनको एंडेंजर्ड में रखा गया है। वन हॉर्न डायनासोर वर कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में वन हॉर्न डायनासोर मिलते हैं, बट ओनली फ्यू ऑफ देम लेफ्ट नाउ इन आसाम एंड जलादपरा। तो इन जगह पर, आसाम वाली जगह पर बहुत कम रह गए हैं, बाकी गायब हो चुके हैं। तो ये है जो डायग्राम है वन हॉर्न डायनासोर का, लियोपार्ड एंड एशियन लायन का। तो ये तो था एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज क्या है? These are species that are likely to enter the list of endangered species due to their rapidly decreasing population।
मतलब जिनका पॉपुलेशन पहले तो कम हुआ था लेकिन अब रैपिडली कम हो रहा है, तो ये भी कुछ दिनों बाद एंडेंजर्ड में ही शामिल हो जाएंगे। उनको बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। एग्जाम्पल है जिसके मस्क, डियर, सांभर एंड ब्लैक बक। ये दिखते हैं लेकिन बहुत कम है, तो अबाउट टू एंडेंजर्ड आने वाले हैं। इसके बाद आते हैं एंडेमिक स्पीसीज पर। द स्पीसीज दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रीजन, ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं बट आर नॉट फाउंड नेचुरली इन अदर स्टेट और कंट्री, कि वो उसी जगह पर ही मिलेंगे आपको, इसके अलावा ना तो उस कंट्री के अदर स्टेट में आपको मिलेंगे ना ही किसी अदर कंट्री में आपको मिलेंगे। दैट आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। In the Pachmari Biosphere Reserve, for example, some example of endemic flora species are wild mango and sal tree. साल का एक ट्री आता था जो अब नहीं है, और वाइल्ड मैंगो जो जंगलों में होते थे, वाइल्ड मैंगो, उनका जो स्पीसीज है वो अबाउट टू पर्टिकुलर रीजन में ही मिलता है, आपको कहीं भी नहीं हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फोना स्पीसीज, फ्लोरा मीन जहां हम बात करेंगे प्लांट्स की, बार बार बता रही हूं मैं, एंड फोना स्पीसीज जहां हम बात करेंगे एनिमल्स की। तो फोना स्पीसीज क्या है? एक फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ती हुई गिलहरी, और इंडियन गेंट स्क्वायरल एंड बाइसन। ये कुछ ऐसी स्पीसीज है फोना जो आपको एक पर्टिकुलर रीजन में ही दिखेंगी, बाकी ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, ना तो अदर स्टेट्स में ना ही इंडिया के बाहर कहीं भी। If new species are introduced in the natural habitat of endemic species, it adversely affect of population of endemic species. अगर आपको नई स्पेसीज और मिलती हैं तो उन्हें ही एंडेमिक स्पेसीज में ही रखा जाएगा। This action may also change an endemic species into an endangered one. तो एंडेमिक स्पेसीज में सिर्फ इतना ही है कि जो आपको एक पर्टिकुलर रीजन पर मिले, इसके अलावा आपको बाकी स्टेट में एंड अदर कंट्री में आपको नहीं मिलेंगी। दे आर एंडेमिक स्पेसीज। इसके बाद आते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज पर। द टर्म एक्सटिंक्शन इज अप्लाइड टू द स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, जो कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो चुके हैं, जो अब देखने को ही नहीं मिलेंगे फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल आर डायनासोर्स एंड आर्कियोटेरिक्स, ए फॉसिल बर्ड का नेम है, एंड डोडो एक्सेट्रा। रिसेंटली एनिमल्स सच एज सिक्किम स्टैग, माउंटेन क्वेल, पिंक हेडेड डक हैव एंटर्ड द लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब एक्सटिंक्ट एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं जो अब नहीं मिल सकते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो चुके हैं। दे आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। The extinction of species of organism can take place naturally और unnaturally। अब ये जो नेचुरल और अननेचुरल जो एक्सटिंक्शन है वो पढ़ लेते हैं कि जो इनके परमानेंट जो गायब होने का रीजन है वो कुछ नेचुरल भी हो सकता है एंड कुछ अननेचुरल भी रीजन्स है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। नेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज आर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पर जो इनका हैबिटेट है, जहाँ पर ये रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये गायब हुए हैं। दैट द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू कॉप विद। अननेचुरल एक्सटिंक्शन क्या है? स्पीसीज का ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर्स ड्यू टू ह्यूमंस, जो ह्यूमंस एक्टिविटीज की वजह से गायब हुए हैं। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा एंड देयर कंसिक्वेंट चेंजेस result in the elimination and destruction of the natural habitat of wild animal। ये जो हमारी हंटिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हीं की वजह से रिजल्ट क्या है? एलिमिनेशन है, बहुत कम हो गए हैं और गायब भी हो चुके हैं नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड एनिमल्स के। एंड पोचिंग इज द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल। एक जो इलीगल हंटिंग है एनिमल्स की उसको पोचिंग बोला गया है। तो ये है नेचुरल और अननेचुरल एक्सटिंक्शन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स कॉजिंग एक्सटिंक्शन। हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर जो डिसअपियर्ड हो चुकी हैं फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो एक्सटिंक्ट एनिमल्स के भी हमने एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सटिंक्शन के फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या रीज़न है, वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे।
First is because of human greed for forest products such as commercial timber, exotic flower and valuable plants. They have been removed at such as a fast pace that they have not been replaced by natural means. मीनिंग इसमें यही है, फर्स्ट लाइन में ही है इसका मीनिंग कि ह्यूमन ग्रीड ऐसा है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को चाहता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए. दैट्स वाई एक्सटिंक्ट स्पीसीज और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं. एनिमल्स हैं जो डिसअपियर्ड होते जा रहे हैं सिर्फ ह्यूमन ग्रीड की वजह से. सेकेंड पॉइंट इज नेचुरल हैबिटेट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डैम्स, हार्बर्स, प्लांटेशंस, कैनाल्स एंड माइनिंग साइट्स एक्सेट्रा. जो नेचुरल हैबिटेट है, चाहे हम फॉरेस्ट की बात करें या किसी भी लैंड की बात करें, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो डैम में या हार्बर में या वहाँ पर कोई भी प्लांटेशन होता है, कैनाल्स बन जाती हैं. तो उस सब के लिए सिमिलरली ह्यूमन ग्रीड जो रीज़न है एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्ट स्पीसीज के नंबर को बढ़ाने में. थर्ड इज फॉरेस्ट फायर सेट ऑफ ड्यू टू नेग्लिजेंस कॉज लार्ज स्केल वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन. सबसे मेन फॉरेस्ट फायर्स होती हैं जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं एंड प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फॉरेस्ट फायर से. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्वायरिंग लैंड फॉर ह्यूमन यूज फॉर इंडस्ट्रीज, होम्स, ट्रांसपोर्टेशन बाय कटिंग ट्रीज, रिड्यूसिंग और डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट्स. ये हम नॉर्मली जानते ही हैं कि ट्रीज़ को कट करके या उस जगह को, उस लैंड को खाली करके ह्यूमन अपने पर्पस को कंप्लीट करता है फॉर इंडस्ट्रीज, या फिर अपना होम बना लिया या फिर अपना कोई भी जगह बना लेते हैं पेड़ों को काट के और नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके. लास्ट पॉइंट इज इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस सच एज पॉल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज टू न्यू हैबिटेट्स. इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस होता है जैसे पॉल्यूशन है और अदर स्पीसीज का जो इंट्रोडक्शन है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है. सबसे मेन हम पॉल्यूशन को मान सकते हैं. तो आप सब पॉइंट बना सकते हैं. पॉल्यूशन एक मेन पॉइंट है एंड ह्यूमन यूज़ लैंड को अपने खुद के यूज़ के लिए फॉर इंडस्ट्रीज एंड होम्स के लिए यूज़ में करता है. थर्ड आप फॉरेस्ट फायर लिख सकते हैं एंड देन जो ह्यूमन ग्रीड है वो. तो आप अपने मेन पॉइंट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक पर आते हैं दैट इज़ रेयर स्पीसीज. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, वनरेबल, एंडेमिक एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. एंड नेक्स्ट इज रेयर स्पीसीज एंड लास्ट है द स्पीसीज दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर्स आर लोकलाइज्ड ओनली इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज एंड मे एंटर द वनरेबल कैटेगरी आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज. ऐसी स्पीसीज जो ऑलरेडी बहुत कम नंबर में एग्जिस्ट करते हैं जो भी जियोग्राफिकल एरिया में, और इसके बाद बहुत जल्दी ही वो वनरेबल कैटेगरी में भी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज वाली कैटेगरी है उसमें आ सकता है. तो बहुत ही रेयर स्पीसीज मतलब आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल है वाइल्ड बफेलो, ओनेगर एंड गोल्डन कैट. तो ये हैं इनका ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं बट इन द स्मॉल नंबर. बहुत जल्दी ही ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आ सकते हैं. तो दैट इज द लास्ट स्पीसीज रेयर स्पीसीज. नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज स्टेप्स टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग की तरफ क्या हमारे स्टेप होने चाहिए, उसके लिए है ये टॉपिक. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड perpetuation and judicious control of population of rare species of plants and animals in their natural habitats. जो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है उसमें बहुत चीज़ें हैं ये जो इन्वॉल्व होने चाहिए. प्रोटेक्शन होना चाहिए स्पीसीज के लिए, और यहाँ रेयर स्पीसीज की बात की गई है क्योंकि उनका अभी भी एक्सिस्ट करती हैं वो. दैट्स वाई अभी हम उन पर कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व किया जा सकता है अगर उन पर जुडिशियस कंट्रोल रखा जाए. The following important steps are proposed by scientists all over the world to conserve biodiversity. कुछ ऐसे steps हैं जो लिए गए हैं. First is special attention should be given to conserve the species which fall in the category of endangered, vulnerable और rare species. इन तीनों स्पीसीज में जो भी हमारे एनिमल या प्लांट्स आ रहे हैं उन पर स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए. सेकेंड इज प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड. किसी भी लैंड की या वाटर यूटिलाइजेशन की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकें और उनके हैबिटेट को भी. शुड बी डन टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट. थर्ड इज एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व एज मैनी वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स एज पॉसिबल. एफर्ट्स ज़रूर हमें लगाने चाहिए
कि जितना से ज़्यादा फूड क्रॉप्स, हम जितनी ज़्यादा वैरायटी अगर हम कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ, उसके लिए हमें एफर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स। सबसे मेन हमें डिस्ट्रक्शन का जो सबसे मेन जो रीज़न है वो एक फॉरेस्ट फायर भी है, तो हमें फॉरेस्ट को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर बाय एक्सटिंग्विशिंग देम क्विकली बिफोर दे कॉज डिस्ट्रक्शन। एंड लास्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग ऑल्सो हेल्प्स टू कंजर्व फॉरेस्ट। ओवरग्रेजिंग जो रीज़न है जो एनिमल्स करते हैं ओवरग्रेजिंग फॉरेस्ट की, तो वो भी एक सबसे मेन रीज़न है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें फूड एनिमल्स को अलग से प्रोवाइड कराना चाहिए, ना कि ओवरग्रेजिंग ना हो इसके लिए। स्पेशल प्रोटेक्शन मस्ट बी गिवन टू ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि जो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं उन्हीं का ही ओवरग्रेजिंग होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट इज strict laws have to be framed and enforced to check poaching, illegal hunting and trade of animal products। एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए जो एनफोर्स करें पोचिंग को। जितना भी ये हंटिंग होता है, इलीगल हंटिंग को ही पोचिंग बोलते हैं, तो हंटिंग के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम शुड बी रेस्टोर्ड टू देयर नेचुरल कंडीशन। हमें ये मेनली ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वाटर बॉडी है, चाहे वो रिवर है, पोंड है, कोई भी जगह है जहाँ पर पानी है, तो वो जैसा है वैसा ही रहे, उसे गंदा नहीं किया जाए, जिससे हमारे जो भी एनिमल्स हैं उनको अच्छा पानी मिल सके। ह्यूमन बीइंग शुड बी मेड अवेयर ऑफ द कॉजेज, रिजल्ट्स एंड रेमेडियल मेजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन। ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। इसके बाद रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑन फिशिंग। फिशिंग पर सबसे ज़्यादा रेगुलेशन, एक फिक्स रूल होने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कंट्रोल होना चाहिए हंटिंग पर भी। एंड कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। सॉइल इरोजन मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। सॉइल इरोजन जो होता है, मिट्टी का खिसक जाना, वो एक मेन रीज़न है प्लांट्स का डिस्ट्रॉय होने का, तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जाना चाहिए। इसके बाद है पॉपुलराइजिंग एफॉरेस्टेशन ड्राइव सच एज वन महोत्सव। वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स को चलाना चाहिए, जिससे ह्यूमन बीइंग्स में अवेयरनेस आए, जिससे लोग बाग समझें कि पॉपुलेशन की वजह से हमें किसी भी लैंड को, किसी भी हैबिटेट को खाली नहीं करना चाहिए फॉर आवर पर्सनल पर्पस। एंड लास्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड द फीडिंग, ब्रीडिंग एंड एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द स्पेसीज कंसर्न। हमारे लिए जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर जितने भी अपने नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पर हमें टाइम टू टाइम स्पीसीज़ के लिए खाना या फिर उनकी जो भी एनवायरमेंटल नीड्स हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ज़रूरी हैं कंजर्वेशन के लिए जानना, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एक प्रोजेक्ट टाइगर है, जो क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में कंप्लीट हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर में कम से कम 50 टाइगर रिजर्व किए गए हैं इंडिया में, और कहाँ कहाँ किए गए हैं वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किस अकॉर्डिंग होता है इंडिया में, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में रिसीव